अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात की जद में है। गुज़श्ता चंद रोज से पार्टी में जारी शदीद तनाव के बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि पीटीआई में तकसीम गहरी हो चुकी है। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें भी दुरुस्त होती दिखाई दे रही हैं। पार्टी में एक नहीं बल्कि कई ग्रुप्स का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और बानी पीटीआई से मेल मुलाकातों पर पार्टी शदीद धड़ेबंदी का शिकार नजर आती है, जिसकी वजह से पार्टी की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है। जैसा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की बानी पीटीआई से फहरिस्त में नाम ना होने के बावजूद मुलाकात होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को साइडलाइन करके बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात कैसे कराई गई। यही वजह है कि सलमान अकरम राजा लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने वालों को उतार करार दे रहे हैं। यानी सलमान अकरम राजा इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट का ज़ेर असर कह रहे हैं, जिन्होंने बानी पीटीआई से गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात की है। और सलमान अकरम राजा सख्त रद्दअमल देते हुए कहते हैं कि जो लोग बगैर इजाज़त के बानी पीटीआई से मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सलमान अकरम राजा इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। अब सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र इदारों की ग्रीन सिग्नल पर मिलने बानी पीटीआई से गए, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से मौक़िफ़ की तरदीद कर रही है। तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है और जिनसे मुलाकात नहीं करना चाहते उनसे नहीं मिलते। अब तलाल चौधरी का मौक़िफ़ देखा जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि बानी पीटीआई अपनी मर्जी से अलीमा खान या दीगर वकला से नहीं मिलना चाहते। अगर तलाल चौधरी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की होने वाली मुलाकात बानी पीटीआई की मर्जी से हुई। लेकिन दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र पर तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके हवाले से तासुर इसलिए भी उभर रहा है कि उनके सियासी बयानात और फैसले बाज़-औक़ात हुकूमती मफादात के मुताबिक नज़र आते हैं। यानी उनके पास उनके सियासी किरदार की वजह से उन पर तनकीद भी की जाती है। उन पर इस तरह के इल्ज़ामात अमूमन उस वक्त लगते हैं जब वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के हक़ में अहम कानूनी या सियासी मशवरे देते हैं, और अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान राब्तों के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे हैं। जैसा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात करके आए और इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों से मुताल्लिक़ अपने बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने दिया है कि अगर आज़म सवाती से कौमी मफाद या सिक्योरिटी इशूज़ पर कोई बात करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त है कि वो बात कर सकते हैं। अब इस सारे मंजरनामे के बाद सवाल ये है कि क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, धड़े हैं तो कितने हैं, कोई प्रेशर ग्रुप है तो प्रेशर ग्रुप्स के हवाले से शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इस वक्त 3 प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं विद इन पीटीआई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ जिन लोगों की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब इशारा कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। क्या पीटीआई उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने जा रही है उसी तरीके से जैसे शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट लिया गया? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। जहां बात है राय साहब के बयान की, तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटर जो हैं वो 3 हैं, जिनमें बैरिस्टर गौर साहब हैं, राजा साहब हैं और इंतजार मजूदा साहब हैं। तो उन तीनों ने नाम भिजवाने होते हैं और खान साहब ने रिसेंट मेरी मौजूदगी के अंदर जब हमारी मुलाकात हुई तो कहा था कि राजा साहब जो हैं वो नाम भिजवाएं, और ताकि मैं अंदर से भेजूंगा तो वो फिर बाहर कहेंगे कि ये अंदर वाले और नाम थे। बाहर से अगर कोई भेजता है तो डेफिनेटली वो एक बात ठीक है, फिर उसमें आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सारी चीज़ें। तो लिहाजा उन्होंने चार्ज दिया था, तो कोऑर्डिनेटर्स ने नाम भेजने होते हैं। जब कोऑर्डिनेटर्स नाम भेजता है तो उस कोऑर्डिनेटर की दी हुई लिस्ट को जेल हकाम को तब्दील नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर अमल कराना चाहिए। अब एक तरफ तो वो नाम तब्दील किए गए, एक सिर्फ वहाँ से उस लिस्ट से बंदे को अलाउ किया गया, बाकी जो बहनें हैं उनकी हद तक भी कदगन लगाया गया, उनको भी नहीं मिलने की इजाजत दी गई। तो पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून राइज है, जंगल का भी मेरा ख्याल में कोई कानून होता होगा, यहाँ पर तो मेरा ख्याल में वो भी राइज नहीं है। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, जेल मैनुअल कहता है, जेल हकाम ने वहाँ पर खुद ये कहा हुआ है कि ये ठीक है 2 दिन मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, फिर भी यही करेंगे। अच्छा नहीं पिछौता साहब, वैसे ही बानी पीटीआई इन लोगों से मुलाकात करने से इनकार भी कर सकते थे, इनसे ना मिलते जो मिल के आए फ्रॉम विद इन द पीटीआई, जिनके अगेंस्ट एक्शन का इंदिया दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, बात यह है कि इस वक्त मामला यह है कि जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के मुताबिक अमल कराया जाए। खान साहब की पार्टी के रहनुमा है, खान साहब को तो नहीं पता कि कौन सी लिस्ट बाहर से आई है या क्या इशू चल रहा है, तो लिहाजा ईद के ऊपर भी ऐसे किया गया। अभी नहीं, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल हो सकता है अगर बानी पीटीआई के इनकार जब बता दिया जाए कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से भी ऐसे हो रहा है, तो बानी पीटीआई ये कहे ठीक है मैं मुलाकात नहीं करता। ये तो जाहिर है जो कैदी है उसके ऊपर मुनसर है कि वो मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। नहीं, जेल हकाम ने गलत किया हुआ है ना कि उन्होंने जो है वो जब लिस्ट एक दी जाती है तो उसके मुताबिक अप्रूव करना चाहिए।
अब जेल हकाम की पहले गलती है, उसके बाद डेफिनेटली जो रहनुमा गए हैं उसके हवाले से राय साहब ने स्टेटमेंट दी है। सिग्नल स्ट्रेंथ का शायद कोई इशू है, नईम पिछौता साहब तय करने की कोशिश करते हैं। सवाल तो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। नंबर वन है इसके, अगर जेल हुकाम ऐसा कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? बानी पीटीआई जो इस वक्त कैदी हैं, जिनको कैदी नंबर 804 कहा जाता है, वो इनकार कर सकते हैं, और जब कैदी मिलने से इनकार कर देता है तो कैसे हो सकता है कि कोई मिलने के लिए चला जाए? और वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल हो सकता है कि अगर बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस आ जाए और बता दिया जाए कि अब यही होगा, जो कोऑर्डिनेटर कहेगा वही मुलाकात करेगा। इससे पहले भी सलमान अकरम राजा से मुताल्लिक तासुर भी ये है कि पीटीआई के अंदर जिस तरीके से मामलात को वो लेके चल रहे हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिए जाते हैं जिनके अगेंस्ट हुए हैं, या जो सियासी लोग हैं वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और तहफ़्फ़ुज़ात इस पर भी है कि पीटीआई को इस वक्त चंद वकला ने हाईजैक किया हुआ है और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। लेकिन अब ज़ाहिर है ये प्रेशर ग्रुप्स कहें या धड़े कहें या फॉरवर्ड ब्लॉक कहें, ये तकसीम अब वाज़े हो रही है। पहले तो इसकी सिर्फ आसार थे, पहले तो सिर्फ बात थी, लेकिन अब ये वाज़े होती चली जा रही है कि वाकई ये एग्जिस्ट करती है। और अगर धड़ेबंदी रहेगी, पीटीआई टूट फूट का शिकार रहेगी, तो फिर बानी पीटीआई का जो मिशन है या उनकी रिहाई का जो कॉज है वो लेके अगर यूनिफिकेशन ही नहीं होगी तो फिर कैसे मुमकिन? ये सवाल अपनी जगह पर है। नईम पिछौता साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। आप नईम साहब, ये प्रेशर ग्रुप्स या धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए ये तासुर तो अब वाजे हो गया, ये तकसीम तो अब वाजे हो गई कि विद इन द पीटीआई ये मौजूद है, ये एग्जिस्ट करती है, और ये खतरनाक नहीं है पीटीआई के लिए, खुद बानी पीटीआई का जो कॉज है उसके लिए? देखिए, पूरी कोशिश की गई हमारे मुखालफिन की तरफ से कि पार्टी को ख़त्म किया जाए, लेकिन सारी जो तगदो है, सारी कोशिशें की गई, जुल्म सितम किया गया, गोलियां तक चलाई गई, जो पूरे 2 साल में केसेस ये वो सारी आपने चीज़ें देखी हैं, छापे गिरफ्तारियाँ, अगवा। लेकिन पार्टी ऐसे थोड़ी ख़त्म होती है। नज़रिया जो है वो नज़रिए को सपोर्ट करते हैं और नज़रिया कभी मरता नहीं है। तो ये एक इस तरह की और भी कोशिश कर लें कि पार्टी टूट जाएगी और टूट के जो है अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब के पीछे जो है वो पूरी कौम खड़ी है, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खड़ी है, हर वर्कर खड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं। अब खबर ये है कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से फिल फॉर बातचीत की जाए। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्री भी हो रहे हैं, क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, कल खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुलाकात अगर पॉलिटिकल लोगों की करवाते हैं तो वो आ भी जाएगा, लेकिन अब तक की अपडेट जो है वो जिस तरह हमने सुना, स्वाति साहब ने बात की और उसके बाद मेरी तो मुलाकात नहीं है, राजा साहब की हुई। तो खान साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट की भी बात होती है ना, तो खान साहब का हमें बड़ा वाज़ह क्लियर पता है कि इमरान खान साहब कभी डील नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन कल बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात हुई है ना, और अली जफर साहब ने इस बात की तस्दीक की है, जो आजम सवाती साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। नहीं, देखिए, बातचीत की अगर उन्होंने बात की तस्दीक की है ना, डील और बातचीत में बड़ा फर्क होता है। इमरान खान मुल्क की खातिर अगर बात करने के ऊपर आमादा होंगे तो वो मुल्क की खातिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपनी लंदन फ्लैट बैठ जाएंगे या 2 साल के लिए चुप हो जाएंगे, बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, नजर बंद हो जाएंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे अपने असूलों के ऊपर और कौम को लावारिस छोड़ देंगे, उनके लिए बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं। लेकिन इस तर्ज पे क्या इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए राजी हो जाएगी कि एक तरफ आप ये कहें कि अपने ही लोग जो मुलाकात के लिए जाते हैं आप उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजार कहें? क्योंकि स्काइप लाइन पे इशू है, टेलीफोन लाइन के ऊपर ले ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तो आप इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन लोगों को जो आपकी पार्टी के लोग हैं, आप वो जब मिलने जाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे जाते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की इताअत गुजार कहते हैं, फरमा बरदार कहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे। और ये बात आज कैटेगोरिकली सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि हम अगर बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, और सलमान अकरम राजा साहब ही इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अपनी एक्स पे पोस्ट पर। तो ये दो रंगी कैसे चलेगी या दो बयानिए कैसे चलेंगे? इस पे यूनिफिकेशन नहीं है अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो अलमिया बन के खड़ा हुआ है पीटीआई के अंदर ही जन्म ले रहा है, जिससे कॉज तो मुतासर हो रहा है। और ज़ाहिर है इसको जो अपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, हुकूमत भी इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो समझती है कि पीटीआई को सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई के साथ है, यानी ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई है, ये पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट तो जो है वो एक और महाज पे है। अब तो नवाज शरीफ साहब जो है वो भी सियासी तौर पर खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। नईम पिछौता साहब इस बैक ऑन कॉल। नईम साहब, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करें और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश भी रखें, ये दो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, पैरेलल चल सकती हैं? देखें, बात यह है कि जो रोल रहा है, अगर किसी शख्स का रोल है, 1 का, 2 का, 2 का, 3 अफराद का मामला है, उस पर जरूर तनकीद होती है, लेकिन
हमने हमेशा ये कहा है कि ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं। अगर कहीं पर बातचीत की भी बात होती है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधी खुली खुली बात कर लेते हैं, तो मुल्क के हवाले से हो रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो पामाल की जा रही है, जमहूरियत की सरबुलंदी होनी चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं वो नहीं होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होने चाहिए, मुल्क में मैशत तब बेहतर होगी जब आपके मुल्क में इंसाफ होगा, तो इंसाफ का निज़ाम कायम कीजिए। वो तो हमेशा जो है इस हवाले से मुल्क के हवाले से कंसर्न रहते हैं और मुल्क की बात मुल्क की खातिर जो है वो बातचीत के ऊपर किसी मामले के ऊपर इत्तफाक करते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई, मैं पहले भी गुजारिश की है कि डील करके लंदन भागने वाली बात कर नहीं, तो ये बातचीत हो रही है, इसके अंदर कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, इसमें पेशरफ्त जो है वो डेफिनेटली एक मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है, दहशतगर्दी जिस तरह बढ़ चुकी है, तो उन तमाम हल्कों को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्योंकि वो अगर होंगे बाहर, तो इस मुल्क को जिस तरह लोग उन पर एतमाद करते हैं, उनकी इस तरह पॉलिसी रही है पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी, और जिस तरह वो मुल्क को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, ये जो अमरीकी डॉक्टर्स का वफ्द आया, ये एक वफ्द मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचा, क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे ऑन बोर्ड है? ये भी एक कोशिश की कड़ी है उसी सिलसिले की? देखिए, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं गुजरा, ना ही कोई कोर कमेटी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि वो वफ्द कोई आया, पहुंचा, मिल गया और निकल गया। बात यह है कि हम अपना एक उसूली मौक़िफ़ रखते हैं। हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि हम इस मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, अदरवाइज हम कोई गद्दार तो नहीं है ना, हम कोई इसराइल के एजेंट तो नहीं है ना, हम तो इस मुल्क की खातिर बात करें, पाकिस्तान की शहरी हैं, ये सरजमीन जो है वो है तो हम हैं, और इस सरजमीन के ऊपर जो भी मसाइल हैं उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना है, क्योंकि हम इस मट्टी से खाते हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो आवाज़ नहीं बुलंद करता वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ है, पैसे देकर या उसको इक़्तिदार देकर, पावर देकर, जिस तरीके से भी उसको नवाजा गया है, तो हम तो बिल्कुल इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले जी, इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पिछाता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पिछाता साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत अभी खासी मुतहर्रिक है, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहाँ कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब की अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात हुई है, चंद और मुलाकातें भी हैं, और फिर उसके बाद उनकी लंदन रवानगी की खबरें भी हैं। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ूर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, नवाज शरीफ साहब ख़ासे मुतहर्रिक दिखाई दिए, मौलाना फजल रहमान का भी रब्ता हुआ है शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या कोई नई स्ट्रैटेजी है या स्ट्रैटेजी रिवाइज़ हुई है? नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली एक्टिव हो रहे हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, कोई स्ट्रेटजी रिवाइज नहीं हुई। हम ज़ाहिर सियासी लोग हैं और जितने भी मामलात हैं उनका सियासी हल ही सबसे बेहतरीन होता है। तो बलूचिस्तान वाले मामले पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी चारों तरफ से, हालांकि पहले से ही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने इस मामले का हद तक विसा कोशिश कर ली है कि एक सियासी हल निकाला जाए। और ज़ाहिर है बलूचिस्तान के मामले पर सियासी हल के हवाले से एक मुतालबा शिद्दत के साथ जो है वो सामने आ रहा था और जोर पकड़ रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो ज़ाहिर है बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, अख्तर जान मैंगल हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं, बाकी लोग हैं, उनके ऊपर उनका एक गहरा इखलाकी असर व रसूख है और उनकी बात का वो वज़न लेते हैं। तो उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के मसले का एक पुरअमन हल निकालने के लिए मुज़ाकरात, बातचीत और एक सियासी जो है वो बातचीत का आगाज़ किया है ताकि इसका कोई सियासी हल निकल सके। ज़ाहिर है ऑपरेशन और ज़ाहिर ताकत वो आखिरी एक ऑप्शन होती है। सियासी जमहूरी हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि आखिरी हल जो है वो ऑपरेशन हो, उससे पहले इब्तदाई हल जितने भी हैं वो बातचीत के ज़रिए निकाला जाए। तो इस हवाले से आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर बलूचिस्तान के जो कलीदी अहम रहनुमा हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनसे मुलाकात की है और ज़ाहिर उन्होंने बलूचिस्तान आने की दावत भी दी है। इस हवाले से ज़रा पार्टी की मुशावरत भी चलती रहेगी, लेकिन आप खुद देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना एक हमेशा कायदाना किरदार निभाया है। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का जितनी दफ़ा भी इजलास हो उसमें पहुंचे, उनके एक वोट की भी ज़रूरत थी, तो पार्लियामेंट को उन्होंने सियासी गैर यकीनी जो इस वक्त मुल्क में है, क्या इसके खात्मे के लिए भी मियाँ साहब किरदार अदा कर सकते हैं?
देखिए ये सियासी गैर यकीनी, मियां नवाज शरीफ तो हर वक्त सियासी किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने सियासी गैर यकीनी बनाई हुई है या जो सियासी गैर यकीनी का प्रचार करते हैं, वो लोग जो है ज़ाहिर है इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसी तलक़ी बनाते हैं। पहले वो एक लीडर को डीजल डीजल कहा करते थे, अब वो जो है दो मुल्क की बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं को चोर चोर कहते हैं। तो ऐसे में मुझे आप ये बताएं कि अगर वो बेशक मेजर स्टेक होल्डर ही हो अपोजिशन की, उससे कैसे बात की जा सकती है? आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैं आपको गाली दे रहा हूं, तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? ज़ाहिर है मैं तभी आप मुझसे बात करने की कैपेसिटी में होंगे ना कि चले मैं बेशक तल्ख बात करूं, आपसे तल्ख मुतालबा करूं, लेकिन आप मोहब्बत प्यार से मुझे कायल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको गाली दूं, अपने घर का दरवाजा ना खोलूं, तो आप क्या रोल प्ले करेंगे? अब देखिए यही तो दिक्कत है जो जिसकी वजह से डेडलॉक भी है। लेकिन यहाँ पर इतनी तलखी पैदा की है, इतनी बदतमीजी पैदा की है, बजाय ये कि वो कहें कि जी ठीक है हमारा जो सियासी नैरेटिव है, अवाम में जो हम 10 साल 12 साल बात करते वो अपनी जगह, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, बड़े सगीर के मोस्ट सीनियर लीडर हैं, उनसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उनसे सीनियर सियासतदान इस वक्त पूरे बड़े सगीर की किसी पार्लियामेंट में नहीं है, 3 दफा का वजीर आजम है, अपना रोल प्ले करे ताकि मियां नवाज शरीफ साहब पर भी और हम सब पर अखलाकी वजन पड़े। तो हुजूर बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब मतलब वो अपना कायदाना किरदार जो है, नहीं मैं कह रहा हूँ हुजूर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे ये बात नहीं की, ये मैं कह रहा हूँ अगर इंदिरा गांधी सुन लेना जी, अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो मैं बात ना करता, मैं कहता वो 80 से सियासत कर रही है। मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इधर मियां साहब, उधर बांग्लादेश, उधर आपका श्रीलंका, कोई सियासतदान भी ऐसा नहीं है जो 1980 से सियासत कर रहा हो और इतना उसका सियासी सीवी हो। मैंने इसलिए बात की है, तो सर मेरे मियां साहब कल पढ़ाने के लिए बात नहीं की। उनकी मौजूदगी जो है वो हमारे लिए बाइस मुसर्रत और इफ्तिखार है, मतलब कि वो हमारे पॉलिटिकल कैनवस पे मियां नवाज शरीफ साहब जैसा जो सियासी कदावर शख्सियत है वो मौजूद है, यही तो कह रहे हैं। इसीलिए लोग राय भी है, बहुत से साहिब राय लोग ये बात करते हैं कि 4 बड़े अगर बैठ जाएं, जिसमें नवाज शरीफ साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, आसिफ जरदारी साहब है, फिर इमरान खान साहब भी हैं, तो मुल्क की सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। नहीं तो बानी तहरीक के साथ बैठने को तैयार नहीं होते ना, वो तो अपने मुखालिफ कहते हैं कि कठपुतली हैं, फार्म 45 की हुकूमत है, इनसे तो बात ना की जाए, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है, जहाँ अख्तियार है मैं वहां बात करूंगा, ये तो चोर हैं, ये तो लुटेरे हैं, मुल्क लूट कर खा गए, इनसे मैं बात ही नहीं कर सकता। जब इस तरह की बात आप करेंगे तो आप कैसे मुझे बताएं सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे, सियासी पुख्तगी लेकर आएंगे, तलखी कैसे कम करेंगे? कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? देखिए दरमियानी रास्ता हमने हमेशा निकाला है। फजलुर रहमान साहब जितनी भी हुकूमत में तनकीद करें हम उनके साथ बैठते हैं, उनका हक है, बैठना चाहिए। एएनपी से हम बात करते हैं, अब्दुल मालिक साहब हुकूमत में तनकीद कर रहे थे, उनके साथ बैठे। अख्तर जान मेंगल साहब के साथ हुकूमत बैठने को तैयार है। बात यह है कि एमक्यूएम के साथ हमारी इत्तेहादी तनकीद भी करती है, हम बैठते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, एएनपी के साथ। ये सबसे पहले अगर तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में सर्वाइव करना है, कबूलियत लेकर आनी है, तो मकबूलियत के साथ कबूलियत के लिए जरूरी है कि अपने अंदर शाइस्तगी लेकर आए, मोहब्बत प्यार लेकर आए, और वो शाइस्तगी दोनों तरफ से होनी चाहिए। जाहिर है अगर उनकी तरफ से होगी तो आई हैव दी करेज, मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कहूंगा कि हमें बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन जब आप इतनी बदतमीजी पैदा करेंगे, गालम गलोच करेंगे, मरियम नवाज के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, मुझे आप ये बताएं हम अपने वोटर के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमें वो गालियां दे रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं नहीं जी इस गाल पे थप्पड़ मार दिए, इस पे मार दे। कम से कम हमारे लिए कोई फेस सेविंग आप रखें, हम बातचीत करने को तैयार हैं। पहले भी हमने मुज़ाकरात शुरू किए तहरीक इंसाफ के साथ, आपने देखा कि हालांकि उनकी ख्वाहिश नहीं थी, खुद मुज़ाकरात से उठकर चले गए। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में, आपसे मुराद तहरीक इंसाफ ये चाहती है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तो जरा सियासी लोगों से बातचीत करनी है, और सियासत लोग इज्जत के लिए करते हैं। जब आप अपने सियासी मुखालिफ को इज्जत देंगे, आप ये कह रहे हैं कि जो रुकावट इस वक्त हायल है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गालम गलोच है, या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर की गई बातें हैं, वो ट्रेंड्स हैं जो बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी रुकावट ये है? नहीं सोशल मीडिया पे तो यही ट्रेंड तो बनाते हैं। जितनी आप सोशल मीडिया पे जोर से गाली देंगे उतनी ज्यादा उसके रीट्वीट्स होंगे, उतने ज्यादा उस वीलॉग देखा जाएगा, जितनी बदतमीजी होगी। ये मिनेस्ट्रल कॉम हमारे लिए एक अलमिया है। सोशल मीडिया बेसिकली कंटेंट तो आप ही दे रहे होते हैं ना। बेसिकली ये सारी चीजें जो जितनी भी तलखी है, गालम गलोच है, या आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये अफगानिस्तान चूंकि दहशतगर्दी का हब बन चुके हैं, 35-40 लाख लोग यहाँ पर एक बोझ भी हैं, और इनमें से अगर 50,000 या लाख बंदा भी दहशतगर्दी को सहूलतकारी दे रहा हो तो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काफी है, हम इन्हें वापस भेजेंगे। फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी हमेशा पूरी दुनिया में मरकज का सब्जेक्ट होता है। सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए एक सूबे का वज़ीर आला कहते हैं नहीं इन्हें आप कुएं में फेंक रहे हैं। वजह सिर्फ क्या है, ताकि मेरे इस फिक्रे को शाम को 40 लाख लोग व्यू कर सकें,
4 मिलियन में व्यूज दिखा सकूं, उसके रीट्वीट्स हो सकें। जब आपकी सियासत इस दायरे में फंस जाएगी, फिर आपके मुकद्दर में इसी तरह की जाहिर है जेलें होंगी, इसी तरह की उज़ैफर नाम देते हैं वो होगी, इसी तरह की कार्रवाइयां होंगी। आपने ये कार्रवाइयां पहले पोजीशन के साथ की हैं, यानी नून और पीपल पार्टी के साथ की हैं। अच्छा, अब ये हमारे जो लोग हैं इस वक्त जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप इस वक्त है, हुकूमती सेटअप अब चल रहा है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इज सेटिस्फाइड विद दिस? क्योंकि 8 फरवरी की शाम तो वो खुश नहीं थे, अब अभी वो सेटिस्फाइड है? देखिए, हमेशा लीडर जो है वो कारकर्दगी पे खुश होता है अपने लोगों की। आज उन्होंने पावर मिनिस्टर जो है अवैस लगारी को स्पेशल बुलाया था थपकी और शाबाश देने के लिए, उन्होंने शाबाशी दी। ज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 2 ही टारगेट्स थे कि एक तो उनका था कि सस्ती गैस का कोई हल निकाला जाए और दूसरा था सस्ती बिजली का। सस्ती बिजली की तरफ हम गामजन हो गए हैं, ज़ाहिर बच्चे बहुत सारे काम करना बाकी हैं। तो ज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, इसीलिए बिजली तकरीबन 12 रुपए यूनिट यानी ₹4.25 1 साल के दौरान और 1 गो में हमने तकरीबन ₹8.25 कम की है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत और उनका हुक्म था और ज़ाहिर उस पर हमने अमल किया, उस पर बड़ा खुश हैं। लेकिन वो समझते हैं कि हमें मजीद कम करना है, महंगाई मजीद कम करनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैरामीटर्स जो है पब्लिक को रिलीफ देने के हवाले से वो बहुत हाई हैं और मियां साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि मजीद हम रिलीफ दें। तो मियां साहब अब तक की जो कारकर्दगी है उस पर मुतमईन है और ज़ाहिर लेकिन वो चाहते हैं मुतमईन विद दिस कंडीशन कि मजीद परफॉर्म करें। मियां साहब का मेयार बहुत ऊंचा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मेयार को मीट करने की कोशिश करें। पंजाब में मरीम नवाज साहबा की हुकूमत भी लगी हुई है, इधर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम सब लोग लगे हुए हैं। हुज़ैफर रहमान साहब पॉलिटिकल इशू है, बात नहीं पहुंच पाई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर जो मुतहर्रिक हुए या सियासी तौर पर अंगड़ाई लिए, उसके क्या रीजंस हैं, वो सब डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए माइंस एंड मिनरल एक्ट मुतारिफ करा रही है। यह एक्ट पाकिस्तान में मादनी वसाइल के इंतजाम, उनके हुसूल और उनके इस्तेमाल के हवाले से एक कानूनी ढांचा फराम करता है। इस एक्ट का मकसद मुल्क में कुदरती वसाइल की खुदाई और उनकी तरक्की के लिए कानूनी रहनुमाई फराम करना है, ताकि इन वसाइल का फ़ायदा अवामी मफाद में लिया जा सके और मईशत को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अब ये एक्ट मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, इस पर बात करते हैं। अगर मजमूई तौर पर मुल्की फ़ायदे की बात, पाकिस्तान में बहुत से कीमती मादनी वसाइल जैसे सोना, चांदी, कोयला, मार्बल और दीगर मादनियात मौजूद हैं। अगर इनको बेहतर तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए तो मुल्क की मईशत को फ़रोग़ मिल सकता है। इस बिल के ज़रिए मकामी कम्यूनिटी को इस बात का हक़ मिलता है कि वो मादनी वसाइल से हासिल होने वाले फ़वाइद का एक हिस्सा हासिल करे। इससे मकामी सतह पर तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। इस बिल के ज़रिए गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जा सकते हैं। इससे मादनी वसाइल का इस्तेहसाल कानूनी और महफूज तरीके से होगा। एक फ़ायदा यह भी होगा कि मादनियात से हासिल होने वाली आमदनी हुकूमत के ख़जाने में इजाफा करेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स दस्तयाब होंगे। फिर इसी तरह गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनी वसाइल के शोबे में सरमायाकारी करने का हौसला मिलेगा। ये मुल्क में इक्तसादी तरक्की और सनतों के क़याम में मददगार साबित हो सकता है। अगर इस बिल के तहत मादनी वसाइल के इस्तेमाल को माहौलियाती कवानीन के साथ हमाहंग किया जाए तो इससे कुदरती वसाइल का नुकसान कम हो सकता है और माहौलियात की हिफाजत भी की जा सकती है। अगर मिनरल्स बिल को सही तरीके से नाफिज किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इक्तसादी बल्कि समाजी तरक्की का जरिया बन सकता है। इससे मादनी वसाइल का मुस्तहकम और मुनज़्ज़म यकीनी बन सकता है, जो मुल्क की मजमूई तरक्की में मददगार साबित होगा। अब दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका जवाब यह है कि जहाँ से मादनियात निकलती हैं वहाँ विफाक के साथ साथ सूबों को भी रॉयल्टी मिलती है और ये रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलेगी। फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के लिए इसलिए भी बहुत सूदमंद साबित हो सकता है क्योंकि सूबे में कुदरती वसाइल की बड़ी मकदार मौजूद है, जो अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मईशत और मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। फिर जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोयला, चमकदार पत्थर, नमक, गैस, तांबा और दीगर मादनियात की बड़ी मकदार मौजूद है, माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत इन वसाइल की बेहतर तौर पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, खुदाई और इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सूबे की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। अगर इन वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ निकाला जाए तो ये सूबे की GDP में इजाफा कर सकता है। फिर मादनी सनतों की तरक्की से खैबर पख्तूनख्वा में रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। इससे बेरोज़गारी की शरह कम हो सकती है और मकामी अफराद को रोज़गार मिलने के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं। ये न सिर्फ सूबे की माशी तरक्की में मददगार साबित होगा बल्कि माशरती इस्तेहकाम भी आएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके और दूर दराज इलाके माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जब मादनियात की खुदाई और प्रोसेसिंग के मंसूबे इन इलाकों में शुरू होंगे तो इससे बुनियादी ढांचे की बेहतरी
और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होगी, जैसे कि सड़कों, स्कूलों और सेहत के मराकज़ कायम होंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में कोयले के ज़खायर काफ़ी मिकदार में मौजूद है जो कि तवानाई की पैदावार में इस्तेमाल हो सकते हैं। माइंड एंड मिनरल्स बिल के जरिए इन वसाइल का फ़ायदा उठाया जा सकता है जो सूबे में तवानाई के बहरान को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए, उससे इस्तेफादा किया जाए, तो ये सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ दे सकता है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ मादनी वसाइल में सरमायाकारी करने के लिए ज़्यादा माइल हो सकती हैं, वो कन्विंस हो सकती हैं, जिससे सूबे की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सकता है। अगर मादनियात की खुदाई के दौरान माहौलियाती असरात को कम करने के लिए मुनासिब किया जाए तो ये ना सिर्फ सूबे के माहौल को बचा सकता है बल्कि इससे आने वाली नस्लों के लिए पायदार तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट लेके आ रही है उसको मशरूत किया जा रहा है, या उसको ये समझा जा रहा है कि सूबा अपने हाथ काट के दे सकता है वफाक को। तो ख़ुद सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गड्डापुर, वो इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता कि हम बहुत सारे मामलात वफाक के हवाले कर दें। गड्डापुर साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खुद कह रहे हैं कि सूबे का इख्तियार किसी सूरत वफाक को नहीं दिया जा रहा और ना ही दिया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। अमेरिका टैरिफ के जरिए अपनी ट्रेड वॉर जारी रखे हुए है और अब अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है, जिसके जवाब में चीन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी मसनूआत पर 84% महसूलात आयद कर दिए हैं। यानी चीन ने अमेरिका के 34% टैरिफ में 50% इजाफा किया है। चीन और अमेरिका के दरमियान $585 बिलियन की तजारत होती है और अब अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर चीन पर टैरिफ लगाने के बाद यकीनी तौर पर यह तजारत असरअंदाज होगी। अब अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अरसे से तिजारती जंग जारी थी, जिसमें अमेरिका ने चीन के साथ अपनी तिजारती खसारे को कम करने और चीन की तिजारती पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करने के तौर पर यह कदम उठाया है। यह टैरिफ ख़ास तौर पर उन चीनी मसनूआत पर आयद किए गए हैं जो अमेरिका से चीन की तरफ बरामद की जाती थी। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन अपनी तिजारती पॉलिसीज़ के जरिए गैर मुनसिफाना तरीके से अमेरिकी कंपनीज़ के साथ कारोबार करता है। अमेरिका चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ये भी मकसद रखता है कि वो चीन से आने वाली अशिया पर टैरिफ लगाकर अपने तिजारती खसारे में कमी लाए। अमेरिका का कहना है कि चीन पर ज़्यादा टैरिफ लगाने से चीन को अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, जिससे अमेरिकी मार्केट में चीन की मसनूआत की मांग कम होगी। अब बज़ाहिर अमेरिका का मकसद चीनी मईशत को दबाव में लाना है ताकि चीन अपने तिजारती तरीके और पॉलिसीज़ में तब्दीली करे। ख़ास तौर पर वो जो अमेरिका के लिए गैर मुनसिफाना समझी जाती थी, अब ये 104% टैरिफ चीन के साथ तिजारती जंग के हिस्से के तौर पर लगा दिया गया है ताकि चीन को अपने तिजारती रवैये में तब्दीली लाने पर मजबूर किया जा सके। अब अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाने के इस इक़दाम ने आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की है। इसके साथ दोनों ममालिक तिजारती ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब किए हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की मईशतें भी बुरी तरह से मुतासर होती है। लेकिन इसके साथ एक अहम पहलू ये भी है कि अमेरिका ये चाहता है कि उसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो। लोग बजाय इसके कि इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीद कर इस्तेमाल करें, बल्कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हों और इंडस्ट्री, अमेरिकन इंडस्ट्री, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो हैं उनका रुझान ज़्यादा बढ़ सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।